जय श्री राम। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत 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 ज़्यादा वाले अच्छे होंगे और आपने अब तक के लेक्चर्स भी देख लिए होंगे और आपकी पढ़ाई तो बहुत ज़ोरदार चल रही होगी, राइट। तो अब तक के लेक्चर्स में हमने 3 लेक्चर्स कवर किए हैं, एक्चुअली 4 लेक्चर कवर किए हैं, पर लेक्चर नंबर 1 हम बात कर रहे हैं अपनी क्लास 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की, जिसके लेक्चर 1 को हमने कवर किया है, लेक्चर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को हमने कवर किया है और लेक्चर 3 को भी हमने कवर कर लिया है। अब तक हमने बैलेंसिंग सीख ली है कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए, लेकिन अब हमको बात करनी है कि रिएक्शन कितने टाइप्स की हैं। लेकिन उन टाइप ऑफ रिएक्शन से जस्ट पहले आज हम जानेंगे कि रिएक्शन कैसे अपने आप को बताती है कि मुझ में क्या हो रहा है। रिएक्शन को देखकर ये कैसे पता लगता है कि एक रिएक्शन ही है, समझ रहे हो। एक कुत्ते को देखकर आप कहते हो कि ये कुत्ता है, माने कुत्ते के कुछ ऐसे गुण होंगे। एक ट्रेन को देखकर आप एक जोर से कहते हो, जब मन में ख्याल आता है कि ये ट्रेन है, रेलगाड़ी है, उसका कारण कि उस ट्रेन के कुछ ऐसे गुण होंगे जो गुण आपके दिमाग में अचानक से स्ट्राइक कर गए होंगे और वो गुण आपको ट्रेन में दिखे होंगे, इसलिए आपने उस लोहे के डिब्बे वाली एक चेन को ट्रेन कह दिया। बात समझ रहे हो। ठीक उसी तरीके से रिएक्शंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आज हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं, पर उसके पहले हमारी एनसीईआरटी कुछ एग्जाम्पल्स को फर्स्ट पेज पे देती है। उन एग्जाम्पल्स में जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं एक बार। तो हम लिख रहे हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि आप जानते हैं कि एक केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन बनता है, राइट। तो सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। क्या क्या एग्जाम्पल देती है एनसीईआरटी आखिर, आओ एक एक करके लिखते हैं। पहला बताती है कि दूध खट्टा पड़ जाता है। जब दूध को बाहर रखते हो आप, गर्मियों के समय में ज़्यादा ऐसा होता है, हाई टेम्परेचर पर दूध को आप बाहर छोड़ देते हो तो दूध खट्टा पड़ जाता है। दूध का क्या बदला सर? खट्टा पड़ गया मतलब स्वाद बदल गया, राइट। माने स्वाद में परिवर्तन आ गया, ये एक चेंज है। उस खट्टे दूध को दोबारा आप मीठा नहीं कर सकते, माने दोबारा वैसा दूध नहीं बना सकते जैसा था, राइट। तो ये केमिकल चेंज है जो कि इरिवर्सिबल है, जिसको दोबारा आप लौटा नहीं सकते। तो देखो पहला है सारिंग ऑफ मिल्क एट हाई टेम्परेचर इन, क्योंकि गर्मियों में, समर्स में वैसे भी टेम्परेचर हाई रहता है। तो सारिंग ऑफ मिल्क, सारिंग मतलब खट्टा पड़ जाना, सारिंग ऑफ मिल्क एट हाई टेम्परेचर इन समर। समर माने गर्मियों में टेम्परेचर हाई रहता है, तब दूध खट्टा पड़ जाता है। तो ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है। दूसरा केमिकल चेंज क्या है? देखो लोहे पर जंग लग जाती है, जानते हो क्यों लगती है? क्योंकि लोहे को आपने नमी में रख दिया होगा, यही कहते हैं ना नमी, मतलब जहाँ कुछ ना कुछ अमाउंट में पानी प्रेजेंट है, या फिर आपने उसको पानी में ही डाल दिया। दोनों कंडीशंस में उस पर जंग लग जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं व्हेन एन आयरन मटेरियल लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिडिटी। बात समझ में आई क्या? वही मैंने लिखा है जो थोड़ी देर पहले बोला था कि आयरन को या आयरन के किसी मटेरियल को आपने एक्सपोज्ड छोड़ दिया, माने खुला छोड़ दिया। एक्सपोज्ड मतलब खुला छोड़ दिया, ह्यूमिडिटी में माने नमी के एनवायरनमेंट में, तो उस लोहे पर जंग लग गई। जंग से उसके रंग में परिवर्तन आ गया, लोहे पे लग गई जंग, आया उसके कलर में भंग, मेरा मतलब कलर बदल गया ना। थर्ड पॉइंट, सर अगर अंगूर जो ताज़े ताज़े घर में आते हैं और अगर उसको हम नहीं खाते हैं तो कुछ दिनों बाद वो सब सड़ जाते हैं। ओ सर देखो, तो मतलब फर्मेंटेशन एक रिएक्शन है जिसको कहते हैं फर्मेंटेशन। इसकी वजह से जो भी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं ना,
खाने पीने की सामग्रियाँ, खाद्य सामग्री, वह सब सड़ जाती है। माने फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स मतलब अंगूर, अरे अंगूर होता है ना सर, ठीक है। 4, सर जब खाना बनाते हो तो कच्चे माल का इस्तेमाल करते हो। कच्चे माल में आप क्या लेते हो? पानी तो लेना ही पड़ता है, गैस भी लेनी पड़ती है, लेकिन मेन आपको आटा, सब्जी, दाल लेनी पड़ती है ना, चावल। जब आप इनको पकाते हो तो इनके शेप, साइज़, कलर काफ़ी कुछ बदल जाता है। आटे से बनाई रोटी, रोटी को बनाकर दिखाओ आटा, बना सकते हो? नहीं बना सकते। माने ये इर्रिवर्सिबल है, ये केमिकल चेंज है, हाँ या नहीं? तो मेरा कहना है कुकिंग ऑफ फूड वो भी एक चेंज है ना। साथ साथ बोला करो ना, अब भी नहीं बोल रहे, कूसा मारूंगा, ना माने ना माने। देखो कुकिंग ऑफ फूड। 5वां, सर खाना हम खाते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो रोटी होती है, सब्जी होती है, लेकिन जब अगले दिन हम देखते हैं तो ये सब कुछ नहीं होता है। मानव जनित गोबर होता है, ह्यूमन डंग केक होता है, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक बदला हुआ होता है, उसकी स्मेल बदल जाती है, उसका कंपोजिशन बदल जाता है, उसका कलर बदल जाता है। माने ये भी एक चेंज है। तो मतलब डाइजेशन ऑफ फूड ये भी क्या है? एक केमिकल चेंज। तो फिर आता है अपना डाइजेशन ऑफ इसके बाद छठा और आखिरी पॉइंट ये क्या बताता है सर जी? ये सब कुछ होने के बाद में जो फूड आपने खाया है उस फूड से एनर्जी भी तो निकालोगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। डोंट वरी, ये रेस्पिरेशन नाम का जो शब्द है इसके बारे में मैं आपको बहुत गहरी डिटेल दूंगा। कब? जब हमारा चैप्टर आएगा लाइफ प्रोसेसेस। अभी नहीं, अभी सिर्फ ये जानो कि रेस्पिरेशन क्या है। आने वाले फूड सब्सटेंसेस को एक सेल जब कैप्चर करती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस फूड मटेरियल को तोड़ा जाता है और उससे काफ़ी हाई अमाउंट में एनर्जी निकलती है, जिस एनर्जी का इस्तेमाल सेल कर लेती है। इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। सर फिर ये क्या होता है? ये चेस्ट जो ऊपर नीचे हो रही है, सांसों की आवाज़, चेस्ट का ऊपर नीचे मूव करना, ये सब क्या है? ये सब ब्रीदिंग है क्लास। इनहेलेशन माने सांस का अंदर जाना, सांस का बाहर आना, एक्सहेलेशन। ये इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ये सब ब्रीदिंग था। लेकिन जो सांस अंदर गई, जो ऑक्सीजन अंदर गई, उसका जब किसी फूड पार्टिकल को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ और एनर्जी निकाली, इस प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन कहते हो। तो रेस्पिरेशन में भी आप फूड पार्टिकल्स को तोड़ देते हो और एनर्जी उनसे निकाल लेते हो। ये भी एक केमिकल चेंज है। तो रेस्पिरेशन यहाँ पे आ गया। अब जैसा कि मैंने इन 6 के 6 पॉइंट्स को लिखते लिखते, बोलते बोलते, समझाते समझाते एक बात 6 बार बोली है, मतलब एक बात कई बार बोली है। क्या बोला है? कि केमिकल चेंज हो रहा है। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, इन ऑल अबव रिएक्शन a chemical change is taking place। ये जितनी भी रिएक्शन है इनमें केमिकल चेंज तो हो रहा है। अब एक सबसे गहरा सवाल, सर आपको कैसे, मेरा मतलब सर आपको कैसे पता कि केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज हो रहा है? ये हमने बता दिया कि केमिकल चेंज हो रहा है। हमें पता कैसे चलेगा? सर हमें कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंज कोई चीज़ होती है? माने केमिकल चेंज किसी वजह से दिखता है। देखो ये रिएक्शन जब हुई थी तो इसमें दूध खट्टा पड़ गया था स्वाद में, माने दूध का गुण बदल गया था, माने कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गए थे, प्रॉपर्टीज़ बदल गई थी। आप लोहे को देखो, आयरन के मटेरियल को, तो पहले एकदम चकाचक था, चमका हुआ, बाद में जंग लग गई, ह्यूमिडिटी में चला गया, नमी में चला गया, तो बाद में इसका रंग भूरा पड़ गया, माने इसके रंग में परिवर्तन हो गया, माने इसका कैरेक्टरिस्टिक बदल गया, प्रॉपर्टीज़ बदल गई। इसका मतलब यह है कि इन केमिकल चेंजेस के लिए जो चीज़ जिम्मेदार है,
या इन केमिकल चेंजेस को आप पता लगाते हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पता लगाते हो। The information for chemical change comes from characteristics, हाँ यहाँ पे आई आना चाहिए था, characteristics of chemical reactions। ओके, माने अब हमको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेसिस पे आपको पता लगता है कि केमिकल चेंज हो रहा है। इन सब में केमिकल चेंज हुआ है, उसकी वजह क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, माने केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या गुणधर्म हो सकते हैं। तो देखते हैं, अपन यहीं लिख लेता हूँ, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आओ भाई देखते हैं तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस के। कुल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। आओ लिखते हैं पहले उसको। नंबर 1 पे अपना निकलता है कि एक रिएक्शन चल रही है और उसमें प्रोडक्ट में गैस बन जाए या गैस निकल जाए। तो पहला पॉइंट आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस माने गैस बनना। ठीक है सर, हमको कैसे पता लगेगा गैस बन रही है? थोड़ा थम जाओ लाला जी, अभी मैं एग्जांपल्स देकर बताऊंगा कि गैस कैसे बनती है। ठीक है क्या? पहला तो ये। दूसरा आता है अपना फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट क्या बीमारी है? बीमारी नहीं है, एक अच्छी रिएक्शन है, मैं समझाऊंगा आपको। अभी रुको, अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके हर एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। चलो, दूसरा आता है अपना फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट आता है अपना कलर में चेंज आ जाए। इनमें आप ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देख के आए हो जहाँ पे कलर में चेंज आता है। लोहे को देख लो, कलर में चेंज आ जाएगा। फूड को, कुकिंग हो रही है, कलर में चेंज आ जाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड होगा, उसके बाद जो गोबर इंसान बनाता है उसमें भी चेंज आता है कलर में। माने कलर में चेंज इन सब के अंदर आ रहा है। तो चेंज इन कलर, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, COLOUR। ओके, उसके बाद हमारा फोर्थ, चेंज इन फिजिकल स्टेट। ये भी तो हो सकता है। कैसे सर? फिजिकल स्टेट कैसे? फिजिकल स्टेट कैसे? थोड़ा रुको, जब रिएक्शन समझाऊंगा तब सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। और पांचवा पॉइंट हो सकता है टेम्परेचर में चेंज आ जाए, है ना। अभी हमारे हर एक पॉइंट समझेंगे, रिलैक्स समझेंगे।
चेंज इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चेंज इन टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख देता हूँ चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 5 पॉइंट हैं जिसकी हमको डिटेल में स्टडी करनी है। अभी हमारी एक स्लाइड भर चुकी है, तो हो जाता हूँ मैं साइड, कॉपी कर लो स्लाइड, इरेज करूँगा इसको, आगे का पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्या हर वक्त शायरी होती है क्या? चलो कॉपी करो। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। आपने यहाँ पर 5 पॉइंट देखे थे, उसमें नंबर 1 वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैस। आओ वहीं से शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो होगा क्या इसमें? नाम से ही पता लग रहा है यार, गैस का इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है उत्पत्ति, बनना, है ना। और गैस मतलब गैस, माने कोई ना कोई गैस बन रही होगी। तो जो चीज़ बनती है, जो चीज़ पैदा होती है, उत्पन्न होती है, क्रिएट होती है, जिस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, वो सब कहाँ होता है? सर प्रोडक्ट की साइड पर, है ना। तो हम कहेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन प्रोडक्ट की साइड पर शो किया जाता है। मैं लिख सकता हूँ कि गैस इज इवॉल्व्ड एट प्रोडक्ट्स साइड। क्लियर? समझे क्या बात? एग्जाम्पल अब समझ में आएगा एग्जाम्पल से। आओ लेते हैं एग्जाम्पल। पहला लेते हैं अपन। अच्छा ठीक है, पहले मेरी बात सुनो। अभी मैं एग्जाम्पल में कुछ केमिकल रिएक्शंस लिख कर दिखाऊंगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उन केमिकल रिएक्शंस को रटोगे, पहली बात। दूसरी बात, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको केमिकल रिएक्शन का टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। ये 2 बातें आप समझ मत लेना कि पहले आपको केमिकल रिएक्शन को रटना है, नहीं रटना। मैं बताऊँगा तरीका कैसे बनाना है, सॉल्व कर दोगे आप उसको। पहला तो ये रटना नहीं है। दूसरी बात, अच्छा रटना नहीं है मतलब डरना भी नहीं है, सब नॉर्मल है, हलवा सब हलवा है, आराम से। पहली बात रटना नहीं है, डरना नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको रिएक्शन का टाइप नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। क्या दिखाने के लिए? गैस का इवोल्यूशन दिखाने के लिए, बस, ठीक है। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल अपना है, ये मान लो मैग्नीशियम के साथ में HCl ले लेते हैं। चलो एक मैग्नीशियम ले लो जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्लस यहाँ ले लो HCl। ये HCl क्या है सर? एसिड होता है। सर एसिड क्या होता है सर? हमको नहीं पता। हो सकता है भैया आप होशियार हो, आपको पता है, लेकिन कुछ को नहीं पता भी, तो किसी को नहीं भी तो पता होगा। तो एसिड क्या है, बेस क्या है, ये सारी जानकारी हम नेक्स्ट चैप्टर में देंगे। फिलहाल के लिए आपको ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या सीखने की ज़रूरत है? जो चीज़ सीखने की ज़रूरत है वो है कि यहाँ पर गैस को आप प्रोडक्ट की साइड बनते हुए देखोगे तो आप ये कह दोगे कि इस केमिकल रिएक्शन में एक चेंज आ रहा है, केमिकल चेंज, इसलिए आप इसे केमिकल रिएक्शन कहते हो। तो गैस का उत्पन्न होना भी, गैस का प्रोड्यूस होना भी केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी है, या फिर केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब मैग्नीशियम के साथ में HCl आपने लिया, डेफिनेटली एक्वस फॉर्म में ही लिया है। एक्वस का मतलब समझ गए, मतलब पानी भी लिया है, HCl भी लिया है। तो यहाँ पर आप लिख भी दो, अगर पानी ज़्यादा लिया है, पहले कुछ लिख देता हूँ उसके बाद बताऊँगा। डाइल्यूट HCl है, मतलब डाइल्यूट हाइड्रो क्लोरिक एसिड है। और ये क्या है? मैग्नीशियम। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉलिड फॉर्म में है, मेटल है, मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस। आगे के चैप्टर में कहानी है ना, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, वहाँ इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब बनेगा क्या सर? कैसे बनाऊँ? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको मैंने बेसिक्स में लेक्चर नंबर 3 ऑफ बेसिक्स, जिसका पार्ट नंबर 3, जिसमें क्रिस क्रॉस मेथड सिखाया था,
चाले क्रिस क्रॉस तू लागे टिप टॉप तू। तो उस लेक्चर में मैंने आयन्स की टेबल दी थी। उस आयन में कुछ आयन्स ऐसे भी थे जिनमें एक था मैग्नीशियम आयन, जिस पर Mg+2 का चार्ज था। मैं आपको ये रिएक्शन सॉल्व करना बता रहा हूँ, सिर्फ सुनना मेरी बात। साइड में एक छोटा सा अकाउंट है, ये अकाउंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान है समझने के लिए। मैग्नीशियम पाया जाता है Mg+2 के रूप में। HCl जब टूटेगा तो एक आएगा H+ के रूप में और एक Cl- के रूप में, राइट। ये जब HCl टूटता है, मैं आपको बता रहा हूँ, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव फॉर्म में और क्लोरीन पर माइनस चार्ज था, ठीक है। तो ये और ये, माने इस चीज़ को और इस चीज़ को अगर आप क्रिस क्रॉस मेथड से बनाओगे तो अब मैं ये नहीं बताऊंगा, यहाँ पर बेसिक्स इसलिए बताए थे कि ये वाला काम अपना आसान हो जाए। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा वो होगा MgCl2। अब ये कैसे बना इन दोनों से, अगर ये जानना चाहते हैं तो जाइए देखिए हमारा बेसिक्स का लेक्चर नंबर 3 और पार्ट नंबर उसका 3। तो MgCl2 बनेगा और जो ये H है ना, H ये हाइड्रोजन गैस को बना रहा होता है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म थोड़ी लंबी है, लेकिन अभी आप बैलेंसिंग को अगर देखो तो आप यहाँ 2HCl लगा सकते हो, तो फिर आप यहाँ पर आराम से MgCl2 बना पाओगे, जो कैसे फॉर्म में होगा, डेफिनेटली एक्वस फॉर्म में होगा। अभी भी गाड़ी एक्वस फॉर्म में चल रही है और साथ में आपने निकाल दिए हाइड्रोजन गैस, राइट। वैसे एक्वस फॉर्म में ये एक बेस और एक सॉलिड है, बेस और ये एक अपना एसिड है, चलो ठीक है आप हटाओ उसको। हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल रही है, गैस ऊपर की ओर उड़ जाएगी, इसलिए आप चाहो तो एरो भी लगा सकते हो। ये एरो क्या इंडिकेट करता है कि गैस उड़ जाती है और सिर्फ ये बचा हुआ रह जाता है। बात समझे क्या? ओके सर, समझ में आ गया। वैसे तो अपना साल्ट की तरह बनेगा, साल्ट सॉलिड फॉर्म में बनेगा, तो ये सॉलिड फॉर्म में बनना चाहिए, एक्वस नहीं, राइट। ठीक है, ए वाला एग्जाम्पल। अब बी वाला एग्जाम्पल, इसको आप इरेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर आप फोकस ना दो चलेगा, इस पर आप बिल्कुल भी फोकस ना दो, काम चल जाएगा। चलो हटाओ, बी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। किसे लूँ, कुछ भी ले लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो लेते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं, साथ में ले लेते हैं एक एसिड, दोबारा HCl ले लेते हैं। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप इसे बनाओगे तो यहाँ से सोडियम आयन निकलेगा Na+ के रूप में, यहाँ से Cl- और Na+ क्रिस क्रॉस मेथड से एक साल्ट बनाएंगे, उसको हम कहेंगे NaCl। और प्लस में यहाँ पर ये CO3 और ये हाइड्रोजन, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 HCl लेने वाला हूँ, यहाँ 2 Na है, यहाँ पर 2 Cl हो गए, तो 2 Cl और 2 Na मिलकर 2 टाइम्स ऑफ NaCl बनाएंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 CO3 है, तो ये मिलकर H2CO3 बनाएंगे। अब एक राज की बात बताता हूँ। राज एक लड़का है, उसकी उम्र इतनी, अरे नहीं वो नहीं, राज की बात यह है कि ये जो चीज़ देखी आपने H2CO3, जिस भी रिएक्शन में H2CO3 बनते हुए देख लो, तो पहली बात तो ये कि इसका नाम क्या है, उसका नाम है कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एसिड इसका नाम है। पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, कार्बनिक नहीं है, कार्बोनिक है, ओ लगा हुआ है ना इसमें, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड इसका नाम होता है H2CO3 का, पहली बात। दूसरी बात, ये H2CO3 फर्दर डिवाइड होता है 2 भागों में। ये फर्दर डिवाइड होता है 2 भागों में, एक तो H2O में और एक CO2 में। इसमें और इसमें ये टूट जाता है, समझ गए क्या? माने इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaCl, और ये टूट जाएगा इन दोनों में, तो बनेगा NaCl, H2O और CO2। बात क्लियर हो गई क्या? हाँ सर। तो आपने क्या बताना चाहा सर?
ये बन गया सॉलिड फॉर्म में, साल्ट है ना ये सॉलिड फॉर्म में। ये शुरुआत में आपने एक्वस फॉर्म में लिया है, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, नहीं सॉलिड फॉर्म में लिया है इसको आपने। डब्बा खोला, डब्बा उसमें साल्ट निकाला, वो एक ये है सोडियम कार्बोनेट नाम का साल्ट। डब्बे में से चूर्ण जैसा साल्ट निकाला, चूर्ण सॉलिड होता है ना, तो ये भी सॉलिड है। ये अपना एक्वस है, ठीक है, माने पानी है इसमें। जिन लोगों को ये दिक्कत दे रहा है डाइल्यूट क्या होता है, उनको बताता हूँ डाइल्यूट क्या होता है। पहले आगे बढ़ने दो। ये साल्ट बन गया जो कि सॉलिड फॉर्म में है, पाउडर जैसा। ये H2CO3 बना, ये टूटा H2O में जो कि लिक्विड होता है, और CO2 में, CO2 अपने यहाँ पर गैस होती है, ठीक है, और H2O अपने यहाँ पे लिक्विड। क्लियर है क्या बात? क्या गैस बन रही है? हाँ सर। क्या गैस बन रही है? हाँ सर। माने जब केमिकल रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट की साइड पर गैस बनती हुई दिख जाए, केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की साइड पर गैस बनती हुई दिख जाए, केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की साइड पर गैस बनती हुई दिख जाए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस का ये वाला गुण या फिर ये वाला कैरेक्टरिस्टिक एक केमिकल चेंज के बारे में बताता है। ठीक है क्या? इसी केमिकल चेंज की वजह से आप इस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन नाम देते हो। समझ में आया? तो ये दो एग्जांपल हमने लिए, अब थोड़ा डाइल्यूट की बात कर लेते हैं। ठीक है, सुनो, आपको दो तरह के शब्द देखने को मिल सकते हैं जब आप एसिड की बात करते हो। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है यहाँ पर, टॉपिक तो हमारा यहीं पर ही है, जो इवोल्यूशन ऑफ गैस है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है एक बार के लिए। अब एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा सुनो, एक्स्ट्रा ये है कि जो एसिड है ये आपको दो रूपों में देखने को मिल सकता है, एक डाइल्यूट और एक कॉन्सनट्रेटेड। दोनों में क्या फ़र्क है? मेरी बात सुनो, मान लो, थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, समझोगे। मान लो आपने एक गिलास लिया पानी का, एक कटोरे में या गिलास में पानी लिया, उसमें एक चम्मच चीनी मिलाई, या फिर यूँ कहो कि आपने एक गिलास में पहले एक चम्मच चीनी डाल दी, फिर उसमें 2 चम्मच पानी डाला, उसको घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए, तो क्या होगा? वो सर चाशनी बनाने की कोशिश करेगा, या फिर यूँ कहो कि काफ़ी गाढ़ा सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेगा। सॉल्यूशन क्या होता है वो बता दूँ क्या? सीख लो, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन सीख लो। यहाँ पे पहले सॉल्यूशन क्या होता है वो सुनो। A mixture of solute and solvent is called as solution। सर कम समझ में आया? सुनो, एक मिक्सचर को कहते हैं सॉल्यूशन। मिक्सचर मतलब मिक्स करेंगे। इस चौक में चौक मिक्स कर दो, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब मिक्स दो अलग अलग चीज़ों को किया जाता है। तो उन जिन दो चीज़ों को मिक्स किया जाता है उनमें से एक होती है सॉल्यूट और दूसरी चीज़ कहलाती है सॉल्वेंट। माने सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स किया जाता है। इनमें से सॉल्वेंट क्या होता है? जो घोलता है। मान लो एक पानी का गिलास लिया, बड़ा सा एक गिलास लिया पानी का, उसमें चीनी डाल दी, तो हमने घोला चम्मच से उसको, तो पानी चीनी को घोल लेता है। जो पानी का गिलास है उसमें जो पानी है वो चीनी को कम्प्लीटली घोल लेता है। माने पानी यहाँ पर क्या कर रहा है? घोलने का काम कर रहा है। सही है क्या? तो सॉल्वेंट क्या है? अ मीडियम in which solute is getting dissolved। डिसॉल्व्ड मतलब होता है घुल जाना। डिसॉल्व्ड मतलब होता है डिसॉल्व, DISSOLVE, डिसॉल्व का मतलब होता है घुल जाना। तो वो मीडियम या वो मेरा मतलब वो मीडियम, वो माध्यम जिसमें
सल्यूट के पार्टिकल्स घुल जाएं, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और सल्यूट क्या होता है? अ सब्सटेंस which gets dissolved. समझे क्या? सॉल्वेंट क्या है? ऐसा माध्यम, ऐसा मीडियम जो घोलता है सल्यूट को, डिसॉल्व कर लेता है सल्यूट को। लाइक पानी था, उसमें चीनी डाली, तो चीनी यहाँ पर क्या है? सल्यूट है, क्योंकि चीनी ऐसा सब्सटेंस है जो घुल रहा है, और चीनी को घोलने वाला पानी सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मीडियम है जो डाले जाने वाले सल्यूट को घोल रहा है। तो सॉल्वेंट और सल्यूट, तो सॉल्वेंट जो घोलता है और ऊपर से डाला हुआ सल्यूट, ये दोनों मिल जाएं तो सल्यूशन बनता है। तो आपने सल्यूट को और सॉल्वेंट को मिक्स किया या नहीं किया? किया सर। इसलिए सल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाते हैं तो एक मिक्सचर का निर्माण करते हैं। बात क्लियर हो गई क्या? उसी मिक्सचर को आप सल्यूशन कहते हो। ठीक है सर, समझ गए सर, समझ गए सर। अब मेरी बात सुनो, जो सल्यूशन आपने बनाया है, ठीक है, उसी तरह एसिड की बात भी करो। इस एसिड के साथ आप पानी को मिलाओ। किसको मिलाओ? पानी को। पानी मतलब H2O। पानी मतलब H2O या फिर सॉल्वेंट हो गया ना पानी, तो जो पानी घोलेगा, एसिड पानी में घुलेगा तो एसिड होगा सॉल्यूट, और पानी एसिड को घोल देगा तो पानी हो गया सॉल्वेंट। अब मेरा सवाल, डाइल्यूट एसिड, जब मैं कहता हूँ डाइल्यूट एसिड, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दोनों में क्या फ़र्क है? सुनो, डाइल्यूट एसिड के दौरान जो पानी होता है, इस पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। माने एसिड तो बहुत कम होगा और पानी बहुत ही ज़्यादा होगा। माने एसिड का सल्यूशन, जब मैं चीनी को पानी में डालता हूँ तो उस सल्यूशन को चीनी का सल्यूशन बोलते हैं, शुगर सल्यूशन बोलते हैं। जब मैं नमक को पानी में डालता हूँ तो उस सल्यूशन को नमक का सल्यूशन बोलते हैं, साल्ट का सल्यूशन बोलते हैं। तो अगर मैं एसिड को पानी में डालूंगा तो क्या इसे एसिड का सल्यूशन नहीं कहा जाएगा, या फिर एसिडिक सल्यूशन नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा ना। तो जिस एसिड को पानी में डाल रहे हो वो पानी बहुत ज़्यादा है। मेरी बात सुनना, एसिड को पानी के साथ मिक्स कर रहे हैं। अभी एक मिसकंसेप्शन उठेगा लोगों के दिमाग में कि एसिड को पानी में डालें या फिर पानी को एसिड में। वो सब मैं आगे सिखाऊंगा, अभी नहीं। वो एसिड बेस एंड साल्ट में सिखाऊंगा। अभी सिर्फ ये सीखना है कि इसको और इसको मिक्स किया तो एक मिक्सचर बनेगा। वो मिक्सचर में, उस मिक्सचर में पानी भी है और एसिड भी है। अगर पानी बहुत ज़्यादा हो गया तब उस मिक्सचर को या फिर एसिडिक सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट एसिड कहते हो। ठीक है क्या? तो डाइल्यूट एसिड में क्या होता है? वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर अमाउंट ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई, या वेरी हाई, ठीक है, इन कंपेयर ऑफ सल्यूट, या फिर क्योंकि हम यहाँ पर एसिड की बात कर रहे हैं तो एसिड को ही लिख लेते हैं, इन कंपेयर ऑफ एसिड। माने एसिड के कंपैरिजन में पानी बहुत ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में आप कहते हो कि वो डाइल्यूट एसिड है। माने डाइल्यूट एसिड सुनते ही आपको पता लगना चाहिए कि उसमें एसिड तो है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है। फिर एक आता कंसनट्रेटेड एसिड। इसमें क्या होता है? एसिड के कंपैरिजन में पानी बहुत कम है। ठीक है, माने अमाउंट ऑफ वाटर is very low या very less। in compare of एसिड। जब पानी का अमाउंट बहुत कम होगा ना तब वो एसिड बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा।
कंसनट्रेटेड का मतलब होता है एसिड के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब इसको उल्टा भी लिख सकते थे कि अमाउंट ऑफ एसिड या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड आर वेरी हायर इन कंपैरिजन ऑफ H2 या फिर वाटर। पानी के कंपैरिजन में एसिड अगर ज़्यादा है तो कंसनट्रेटेड एसिड आ जाता है, और अगर पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, एसिड का अमाउंट कम है, तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाता है। बात क्लियर हो गई। तो अगर मैं बोलूँ कि एक एसिड है मेरे पास, कंसनट्रेटेड है, इसको डाइल्यूट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पानी के साथ मिक्स करना पड़ेगा। जैसे ही पानी का अमाउंट बढ़ जाएगा वो एसिड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। क्लियर हो गई क्या बात? ठीक है सर। तो ये अपने डाइल्यूट वाली बात यहाँ क्लियर हो गई। इन दोनों ही रिएक्शन में आपको गैस बनती हुई नज़र आ रही है, और गैस का इवोल्यूशन ऑफ गैस केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, माने ये दोनों केमिकल रिएक्शन हैं। तो इस गैस बनने के कैरेक्टरिस्टिक को देखकर आप ये बता पाओगे कि ये रिएक्शन एज अ केमिकल रिएक्शन एक्ट करती हैं या फिर एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब मैं हटता हूँ साइड में। ये तो हुआ सिर्फ एक पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसके बाद और भी बचे हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हटता हूँ मैं, तब तक आप कॉपी कीजिए पॉज करके, फिर हम स्लाइड को इरेज करके नेक्स्ट स्लाइड में अपना फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को कंटिन्यू करते हैं। ओके, कॉपी कीजिए। हाँ जी, करते हैं शुरू अपने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को। आओ, तो नाम है हमारे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये हमारे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक का नाम है। तो सवाल पैदा होता है, अच्छा पहले बता देता हूँ, फॉर्मेशन मतलब बनना, प्रोड्यूस होना, किसका, प्रेसिपिटेट का। माने कोई चीज़ बनती कहाँ है सर, प्रोडक्ट में, माने प्रेसिपिटेट भी प्रोडक्ट में बनेगा। अरे सर क्या है ये प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन लिखता हूँ, समझ में आ जाएगा। आओ, पहला पॉइंट आया, प्रेसिपिटेट क्या है, सुनना। अब पहले लिख लेता हूँ फिर सुनाता हूँ। पहला पॉइंट, आल्सो शोन एज पीपीटी के रूप में इस प्रेसिपिटेट को शो किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अ सब्सटेंस नहीं सब्सटेंस नहीं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। An insoluble substance which settles down during केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल मतलब नहीं घुलने वाला, इन मतलब नहीं, सॉल्युबल मतलब घुलने वाला, नहीं घुलने वाला, एक ऐसा नहीं घुलने वाला पदार्थ, सब्सटेंस, जो कि सेटल्स डाउन माने नीचे बैठ जाता है। कब, केमिकल रिएक्शन में नीचे बैठ जाता है। माने रिएक्शन चलेगी, चलते 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 रिएक्शन के पेंदे में, माने जो बर्तन के अंदर, जिस वेसल में आप रिएक्शन करा रहे हो, उस बर्तन के पेंदे में, उसके बॉटम में आपको ढेर लगा हुआ दिखेगा, थोड़ा सा पहाड़ जैसा ढेर जो जम गया है नीचे। वो जो जम गया है ना, वो जो जम गया है उसी को प्रेसिपिटेट कहते हो। दूसरा सवाल, जो ये प्रेसिपिटेट था जो जम गया, तो ये आपको दिखा कैसे कि ये पहाड़ जम गया, माने उसका कोई ना कोई रंग होगा, क्योंकि हम तो रंग को देख पाते हैं ना। तो वो जो पहाड़ जमेगा, जो छोटी सी जगह जम जाएगी, वो किसी न किसी रंग का होगा, माने प्रेसिपिटेट का अपना कोई ना कोई कलर होता है। ठीक है, तो पहला तो प्रेसिपिटेट ये हुआ। ठीक है, अब एक टर्म आता है प्रेसिपिटेशन। क्या होता है,
सर नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेशन में काफ़ी रिलेशन है। बिल्कुल सही पहचाना। प्रेसिपिटेशन एक केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन in which formation of precipitate takes place is known as precipitation. ठीक है क्या? ये हो गया अपना प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन। माने वो रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, उसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नाम दिया जाता है। मेरा मतलब वो केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट क्या है वो मैंने यहाँ बता दिया। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, नहीं घुलने वाला सब्सटेंस है, जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान नीचे बैठ जाता है, जम जाता है। ओके, अब एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक प्रेसिपिटेट का अपना कोई ना कोई रंग होता है। तो इसका पहला एग्जांपल अपने सामने है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। इसके साथ में आप पोटेशियम आयोडाइड को मिलाओ, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। अब PbI2 बनेगा। सर हमको कैसे पता लगेगा क्या बनेगा? इसके लिए आपको आयंस का पता होना ज़रूरी है। आयंस की रिएक्शन होती है, डोंट वरी, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जब मैं आपको रिएक्शन सिखा रहा हूँगा कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, केमिकल रिएक्शन को कैसे देखा जाता है, पता किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि इसमें यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट का कोई ना कोई रंग होगा। ठीक है, तो PbI2 बनेगा प्लस और क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा KNO3। हो सकता है कईयों को डाउट हो कि ये सब सर कैसे बना रहे हैं, कईयों को हो सकता है आता हो, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील, बहुत छोटी सी बात है ये। मैं आपको एक बार अभी भी हिंट दे देता हूँ कि ये सब कैसे बन रहा है। तो उसके पहले बस इतना बताना चाहूँगा कि जो PbI2 है ना, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये बाकी सब एक्वस फॉर्म में है। एक्वस समझते हो ना? तो एक बर्तन था, मान लो एक बर्तन है अपना, एक वेसल है अपना, उस वेसल में ये और ये मिला दिया, ये भी एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में। जब इन दोनों को मिलाया तो हुआ क्या, जब इसको मिलाया, मतलब पानी था इस बर्तन में, ये और ये जब मिला दिया तो ये अपने आयनों में टूट गया। ये आयनों में कैसे टूटा, एक Pb+2 में और NO3 टूटा NO3 माइनस में। NO3 की संख्या 2 है, Pb की संख्या 1 है, तो मैंने Pb 1 ही बनाया, लेकिन NO3 2 बनाने हैं, तो लो NO3 2 बना देता हूँ। हर एक NO3 पे माइनस का चार्ज होता है, इसे नाइट्रेट आयन बोलते हैं, इसे नाइट्रेट आयन बोलते हैं। ऐसे NO3 की संख्या 2 है, तो आयनों में टूट जाने की वजह से इन पे चार्जेस आ गए। Ki, जब Ki टूटता है तो एक K+ आयन बनता है और एक I- आयन बनता है। ऐसे 2 ले रखे हैं आपने, 2 बैलेंस करने के लिए, तो एक K+ बनेगा और एक I- बनेगा। अब होगा क्या, इसके पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाएंगे। माने ये जो चीज़ है, बात समझ में आ रही है क्या? Pb+2 I- के साथ जुड़ेगा, क्रिस क्रॉस कराओगे तो वैसे भी काम हो जाएगा, पर अगर थोड़ी सी अकल लगाओगे तो +2 और -1 मतलब -2, इसका -1 इसका -1 मिलाओगे तो -2 हो जाएगा। तो +2 और -2 एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और 2 आयोडीन एक Pb के साथ ये बनाएंगे। एक तो आ गया Pb और 2 हो गए आयोडीन के एटम। ठीक है क्या? तो एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन, समझ रहे हो? मैंने जब केमिकल रिएक्शन हो रही थी इन दोनों के बीच में, तब एक पॉजिटिव आयन ने दूसरे नेगेटिव आयन के साथ मिलकर एक ऐसा सब्सटेंस बनाया जो कि इनसॉल्यूबल था, घुल नहीं सकता था। जो चीज़ घुलती नहीं है, जैसे मान लो रेत का दाना है, वो पानी में घुलता नहीं है, तो वो नीचे जाकर बैठ जाता है और अलग से दिखने लगता है। ठीक उसी तरीके से
PbI2 इस रिएक्शन में घुल नहीं सकता था, इसलिए बर्तन के, ये जो बर्तन हमने यहाँ बनाया उस बर्तन के पैंदे में जाकर बैठ गया, तो ये अलग से दिखने लगा। लेकिन ये दिख क्यों रहा है? क्योंकि इसका कोई ना कोई रंग है। अब किस रंग का होता है तो मैं बता दूं, क्योंकि इसको PPT से शो किया जाएगा। ये एक प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्यूबल है ना, प्रेसिपिटेट है, माने इसको PPT कहोगे। पर इस PPT का रंग कैसा है? येलो। PPT का कलर क्या है? येलो। इसलिए आप यहाँ लिखते हो YELLOW, येलो PPT। समझ गए क्या? PbI2 की लेड आयोडाइड, PB को बोलेंगे लेड, और यहाँ पर जो I माइनस था इसको बोलते हैं आयोडाइड आयन। ये आपको आयन की टेबल में मिलेगा क्लास। तो लेड आयन, आयोडाइड आयन, तो लेड आयोडाइड ये इसका नाम है। सॉलिड फॉर्म में है, इसकी फिजिकल स्टेट हो गई। येलो कलर का दिख रहा है, PPT कहलाता है क्योंकि इनसॉल्यूबल है। ये सारी बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब ये मैंने सिर्फ आयंस के लिए बनाया था ताकि आप समझ जाओ। यहाँ पर देख सकते हो NO3 2 माइनस के और यहाँ 2 प्लस के, तो एक के दूसरे NO3 के साथ मिलेगा तो KNO3 बनेगा। +1 -1 न्यूट्रल हो गया, +1 -1 बैलेंस हो गया, तो KNO3 बना, KNO3 बना। तो KNO3 के कितने मॉलिक्यूल बने? 1 2, तो KNO3 के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। सही है क्या सर? ये भी प्लस माइनस मिलकर बना है, ये भी प्लस माइनस मिलकर बना है, तो इसे भी PPT कह दो ना। अभी आपने बोला जो ये बना है PB प्लस और ये I माइनस, तो माइनस और प्लस ने मिलकर बनाया, तो इसे आपने सॉलिड फॉर्म कह दिया, PPT कह दिया। तो KNO3 ये भी तो प्लस माइनस से मिलकर बना है। दोनों में फ़र्क इस बात का है कि जो ये बना है ना, ये घुल नहीं पाता, नीचे जाके बैठ जाता है, और ये घुले हुए फॉर्म में रहता है, मतलब ये एक्वस फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसलिए इसे PPT कहा जाएगा, इसे PPT नहीं कहा जाएगा। ये था दूसरा एग्जाम्पल। अब उस वाले एग्जाम्पल के लिए, अगले एग्जाम्पल के लिए मैं ये सारी रामायण नहीं लिखने वाला हूँ, आप खुद समझदार हो उस बात के लिए। दूसरा हम लेते हैं H2SO4 एग्जाम्पल लेते हैं। H2SO4 प्लस BaCl2 माने सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक्वस फॉर्म में है। BaCl2 ये भी एक्वस फॉर्म में ही है। बेरियम क्लोराइड कहते हैं, बेरियम क्लोराइड ये कहा जाता है, ऐसे केमिकल नेम हो गया इसका। तो H2SO4 और बेरियम क्लोराइड को जब मिलाओगे तो यहाँ से निकलेगा Ba+2, यहाँ से निकलेगा SO4 -2, तो -2 और +2 जब आपस में मिलेंगे तो बनेगा BaSO4, ये बनेगा BaSO4, और ये रहता है सॉलिड फॉर्म में। ये एक PPT है। अब PPT है तो इसका कोई ना कोई कलर होना ज़रूरी है, तभी ये दिखेगा। ये PPT होती है वाइट कलर की, सिर्फ वाइट लिख देता हूँ चल जाएगा, वाइट PPT। ठीक है क्या? साथ में और क्या बनेगा सर? SO4 तो Ba के साथ खर्च हो गया, अब बचा H और Cl। जब ये टूटेगा तो H+ बनेगा और SO4 -2, तो H+ यहाँ से निकाल लो, और जब ये टूटेगा तो Ba+2 और Cl-, तो Cl- यहाँ से निकाल लो। Cl- और H+ मिलकर HCl बनाएंगे। 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो 2 HCl के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ HCl। ये भी अपना एक्वस फॉर्म में है। तो इस रिएक्शन के अंदर और इस रिएक्शन के अंदर आपको प्रोडक्ट में PPT देखने को मिल रहा है, माने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। समझ गए क्या? तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, माने जिन रिएक्शंस के प्रोडक्ट में आपको PPT देखने को मिले वो रिएक्शन भी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। राइट, अब हम साइड में हटते हैं, करिए इसको कॉपी आप। ये हमने सिर्फ आयंस को समझाने के लिए बनाया है, यहाँ पर भी समझ लो हमने इमेजिनरी तरीके से बताया आपको। Ba+2 SO4 -2 मिल गया तो ये बन गया, Cl- H+ आपस में क्रिस क्रॉस से मिला तो ये बन गया। अब ये सब चीज़ें हम आपको सिखा कर आए क्लास, इसलिए मैं इस पर दोबारा ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। आपको देखना है तो आप चाहें लेक्चर नंबर 3 पार्ट नंबर 3 बेसिक्स का लेक्चर, उसमें आप इसे देख सकते हैं। अभी मैं साइड हटता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। बाकी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अभी और बचे हैं रिएक्शंस के, उनको भी पढ़ना है। तब तक आप छापिए, मैं साइड हट जाता हूँ। हाँ जी क्लास, चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के साथ में। हमारा 3rd नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, 3rd नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कहता है चेंज इन कलर, माने किसी केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज
हो सकता है चेंज इन कलर। हाई मतलब कलर चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट का कलर कुछ है और प्रोडक्ट का कलर कुछ और हो जाएगा, यही है चेंज इन कलर। एग्जाम्पल देखो, हमने लिया फेरस सल्फेट, पानी में डाला हुआ है, माने एक्वस फॉर्म में है, एक्चुअली एक्वस फॉर्म में नहीं है, सॉरी एक्वस फॉर्म में नहीं है, बल्कि इसमें से जो पानी था वो सब उड़ा चुके हैं हम पहले से, माने सॉलिड फॉर्म में ही है। इसको आप हीट दोगे, गर्म करोगे, हीट के लिए डेल्टा साइन हम पहले बता चुके हैं। तो ये जब एनहाइड्रस है, अभी ये एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस कैसा है, एनहाइड्रस माने इसमें से पानी बिल्कुल निकाला जा चुका है ना, ये यू है, यू ये एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस में एन का मतलब है नहीं, एब्सेंट, और हाइड्रस का मतलब है हाइड्रा माने वाटर, तो वाटर से रहित, वाटरलेस माने पानी है ही नहीं इसमें, तो ये कैसा है, बिना पानी का है, सॉलिड है। ओके, जब बिना पानी का या एनहाइड्रस होता है ये, तब इसका कलर वाइट होता है। तो यहाँ पर अभी रिएक्टेंट का रंग आपको वाइट देखने को मिल रहा है। ओके, गरम करोगे तो यहाँ पर बनेगा अपना 3 प्रोडक्ट बनेंगे, Fe2O3, एक गैस बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड नाम की, और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड नाम की गैस बनती है। ये भी गैस ही रहती है, ये भी गैस ही है, ये अपना ऑक्साइड है। अगर आप इसको देखो तो इसका रंग हो जाता है ब्राउन, वैसे इसको कहते हैं फेरस सल्फेट। बताता हूँ मैं इसके नाम के बारे में, थोड़ी चर्चा करता हूँ। फेरस सल्फेट, और इसका नाम फेरिक ऑक्साइड है, पर पहले मैं इसका कलर बताना चाहता हूँ। इसका कलर होता है अपना ब्राउन, एक्चुअली इसका कलर रेड ब्राउन होता है, बट आप ब्राउन मान लो, ठीक है, चल जाएगा काम। इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। अब एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, ये जो ऑक्सीजन है ये तो ऑक्साइड है, ऑक्साइड होने की वजह से यहाँ पर O-2 आयन आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल आ रहा है, सही है, ऑक्साइड आयन O-2 होता है, ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज हो तो इसे ऑक्साइड आयन कहा जाता है, ठीक है आएगा। एक बात मैंने शुरू में बताई थी, कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं। कंपाउंड, ये कंपाउंड है क्या? हाँ सर, मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग केमिकली इन अ स्पेसिफिक रेशियो, दे प्रोड्यूस और फॉर्म अ कंपाउंड। तो ये कंपाउंड तो है, इसमें ये ऑक्साइड आयन O पे -2 का चार्ज रख रहा है, तो कंपाउंड को इसने बनाया और इसने बनाया। जितना चार्ज इस पर है माइनस में, उतना चार्ज इस पर भी होना चाहिए प्लस में, राइट? ऐसा ही है क्या? कंपाउंड पर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, ठीक है। अब गौर से देखो, हमने कहा O पर -2 चार्ज है, ये एक ऑक्सीजन के एटम पर -2 का चार्ज है। क्या बोला मैंने? एक ऑक्सीजन के एटम पर -2 का चार्ज है। ज़रा गौर से इसे देखो, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। अगर एक पर -2 है तो दूसरा ऑक्सीजन अपने ऊपर क्या लेके आएगा? सर -2। तीसरा ऑक्सीजन अपने पास क्या लेके आएगा? सर -2। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? सर -6। ओके, अगर यहाँ -6 है तो फेरिक यहाँ पर कितना होना चाहिए था? सर +6। यहाँ पर सब में समान चार्ज बांटा हुआ है, इसको भी -2, इसको भी -2, इसको भी -2। तो यहाँ पर कितने Fe हैं? सर 2 Fe हैं, लिखो, एक Fe, दूसरा भी Fe। ये भी आयरन और ये भी आयरन। अगर -6 का चार्ज हमने यहाँ पर इक्वली बांटा हुआ है 3 एटम्स में, तो +6 का चार्ज यहाँ पर 2 एटम्स में इक्वली बांटने पर हर एक Fe पर क्या +3 का चार्ज आएगा? हाँ सर, बिल्कुल आएगा। समझ रहे हो? ये चीज़ मैं आपको आगे भी सिखा दूंगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल चला जाएंगे अपन, ऑक्सीडेशन नंबर सीख लेंगे। वैसे 11th वालों को सिखाया जाता है, लेकिन जल्दी सीखोगे, इससे फ़ायदा होगा। माने आप ये देख पा रहे हो कि Fe पर +3 का साइन आ रहा है, मेरा मतलब +3 का चार्ज आ रहा है, ठीक है। Fe पर +3 का चार्ज आया, ये बात नोटिस की जाए मिलॉर्ड, इस पे ध्यान दो। सल्फेट की बात करते हैं तो सल्फेट होता है SO4 और -2 चार्ज।
क्या यहाँ पर एक ही सल्फेट है? हाँ सर, SO4, ये पूरा का पूरा सल्फेट है और इसकी संख्या सिर्फ एक है, सल्फेट एक है, और Fe कितना है? वो भी एक है सर। ओके, इस पर अगर -2 का चार्ज है तो कंपाउंड न्यूट्रल होता है, कंपाउंड न्यूट्रल होता है। जितना चार्ज नेगेटिव वाला रखता है उतना ही चार्ज पॉजिटिव वाला होना चाहिए। नेगेटिव का चार्ज अगर -2 आ रहा है, इसका मतलब प्लस में भी हमारे पास +2 चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर Fe पर +2 चार्ज है और यहाँ पर Fe पर +3 चार्ज है। तो आप गौर से सुनो, Fe पर ये दो तरह के चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। या तो मतलब Fe दो फॉर्म्स में पाया जा रहा है, या तो Fe+2 या फिर Fe+3। मैं ऐसे समझाना क्या चाह रहा हूँ वो सुनो। पहले मैं थोड़ा इसको ब्रैकेट में बंद करूँ ताकि आपको पता लगे। देखो ये जो कहानी है ना, ये इससे रिलेटेड है, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान ही है, ठीक है। कलर 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 कलर, हाँ। और यहाँ ये कहानी इससे रिलेटेड है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ही चाह रहा हूँ कि Fe दो फॉर्म्स में प्रेजेंट है, एक तो Fe+2 में और एक Fe+3 में। शायद मेरे ख्याल से 2 3 से कम होता है, सही है क्या? जो 2 है वो 3 से कम होता है, जो 3 है वो ज़्यादा है। तो इन दोनों में से अमीर कौन है? सर 3 वाला। हाँ सर, जो अमीर होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर रिच। रिच में एक वर्ड आता है RICH, H को मैं धुंधला बना रहा हूँ, RIC, रिक। रिच में से रिक निकाल लो। अब ज़रा गौर से देख के बताओ, इसे आप क्या कह रहे हो? फेरिक। Fe पर जब +3 का चार्ज आता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है फेरिक। तो जब +3 का चार्ज आएगा ना तो रिच साउंड आना चाहिए, रिच, और रिच से निकालो रिक। रिच साउंड आना चाहिए क्योंकि ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है, और रिच से निकलेगा रिक, और इसके नाम में भी है रिक, माने Fe+3 चार्ज कहलाता है फेरिक। क्लियर है क्या? और जो कम वाला है +2 वाला, उसके लिए दूसरा नाम अपने आप ही आ जाता है, फेरस, FERROUS। अब अगर कोई पूछेगा तो मेरे ख्याल से आप लोग बता सकते हो कि क्या है फेरस आयन और क्या है फेरिक आयन। क्लियर? ओके सर। ओके, ये कहानी मुझे आपको बतानी थी। तो कलर में चेंज आ रहा है, पहले वाइट कलर का है, कब? जब एनहाइड्रस है, पानी की एक भी बूंद इसके पास नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल इसके पास नहीं है, तब ये एनहाइड्रस है। एन माने एब्सेंट, हाइड्रस माने वाटर या हाइड्रा, तो पानी से लेस है, वाटर लेस है, ये पानी है ही नहीं इसमें। तो ये उस कंडीशन में जब एनहाइड्रस है तब इसका रंग सफ़ेद है, वाइट है। लेकिन जब इसे हीट दी, गरम किया, तपा दिया, तब ये 3 चीज़ें बनती हैं, वो दोनों तो गैस है। तो ये बन रहा है अपना ब्राउन कलर का, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड आता है, और इसमें हर एक Fe पर +3 का चार्ज होता है, और यहाँ पर Fe में +2 का चार्ज होता है। बात क्लियर हो गई? ये हुआ हमारा चेंज इन कलर। अब मैं स्लाइड को एक बार मिटाता हूँ और फिर बचे हुए 2 पॉइंट्स को हम पूरा करते हैं, जिसके बाद हमारा लेक्चर ओवर हो जाएगा। इसके बाद हमको आगे और बात करनी है, और एक इम्पॉर्टेंट बात भी करनी है इस लेक्चर के बाद में। चलो तब तक मैं हटता हूँ और आप कॉपी करो, है ना। चलिए क्लास शुरू करते हैं अपने 4th कैरेक्टरिस्टिक के साथ में, जो कि है चेंज इन टेम्परेचर। क्या बताता है ये? शॉर्ट में बताता हूँ इसको। और एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक reactions are examples of this। जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उन सब में जैसे एंडोथर्मिक है, इसका मतलब उसमें हीट का इस्तेमाल हो रहा है। एक्सोथर्मिक है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट का चेंज हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है एक तरीके से। तो चेंज इन टेम्परेचर वहाँ पर आ ही रहा है, और ये एग्जांपल मैं आपको पहले बता कर आ चुका हूँ लेक्चर के स्टार्टिंग में। 5th
एंड लास्ट पॉइंट जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा वो है चेंज इन स्टेट। क्या है चेंज इन स्टेट? अरे ये स्टेट वही है जो बेसिक्स में बताई थी, फिजिकल स्टेट, याद है क्या? 3 तरह की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वही इसका मतलब फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाए। ओके, फिजिकल स्टेट चेंजेस, समझे क्या? ओके, समझ में आ गया। गंदी गंदी राइटिंग है, इसको सुधार लो। चलो, इसमें अगर एग्जांपल दूं तो बहुत छोटे छोटे एग्जांपल दे सकता हूँ, बड़े एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली हमको काफ़ी ज़्यादा फिजिकल स्टेट में चेंज देखने को मिलते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। हम यहाँ बात कर रहे हैं, मान लो कंबशन लेता हूँ, है ना, कंबशन लो। कंबशन ऑफ पेट्रोल और डीजल। जब आप इनको जलाते हो पहले तो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं ना, लेकिन जलाने के बाद इनसे गैस निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मतलब लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हो? एक तो ये है कंबशन। सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी इसमें शामिल कर लें क्या? कर सकते हो। कैसे? देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में शुरुआत में हम क्या लेते हैं? लिक्विड लेते हैं। लिक्विड मतलब एक्वस फॉर्म लेते हैं ना, एक्वस फॉर्म। तो हम कह सकते हैं एक्वस फॉर्म ले लो। एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म से कहाँ पहुँच जाता है सिस्टम? सॉलिड में। प्रेसिपिटेट बन जाता है, वो सॉलिड होता है, तो सॉलिड। हाँ या नहीं? तो क्या फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा? तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। अब एक बात मुझे आपको कहनी है, मैं आज श्योरली 2 लेक्चर तो बनाता ही बनाता, 3 के भी चांसेस थे, लेकिन 2 तो मिनिमम बनते ही बनते यार। लेकिन प्रॉब्लम चल रही है, इशू थोड़ा सा अभी मेंटेनेंस को लेकर चल रहा है, इसको बहुत जल्दी इम्प्रूव किया जाएगा। और फिलहाल जो वक्त मुझे नहीं मिल पा रहा है, इस वक्त को यूटिलाइजेशन नेक्स्ट वीक में हो सकता है, क्योंकि तब मैं काफ़ी फ्री रहूँगा। उन 7 दिनों में हम इन 4 चैप्टर को, हाँ जो वादा मैंने किया है कि इन 10 दिनों में इन सारे चैप्टर्स को डालना है, ये बात तो मैं फुलफ़िल करके रहूँगा, एनी हाउ करके रहूँगा, पूरा ट्राई ज़रूर करूँगा। बट हाँ, नेक्स्ट वीक के अंदर सारे चैप्टर्स अपलोड हो जाएंगे केमिस्ट्री के, नेक्स्ट वीक में, प्रॉमिस टू यू। चलिए खैर, जो भी है सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है, सब बेहतर होगा। फ़िलहाल के लिए इन लेक्चर्स को आप एक एक करके जो अपलोड हो रहे हैं, इन्हें रोज़ देखिए और रोज़ इनके नोट्स बनाइए। और हाँ, नोट्स मैं इसी वीडियो के साथ अपलोड करने वाला हूँ। तो दिल से आप सभी को जय श्री राम।